हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 6 जून 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अच्छे और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, जिससे जो भी नई वीडियोज़ लर्निंग बुक पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। और मैंने आपको क्या बोला था कि आज के वीडियोस की लास्ट स्लाइड में आपको पूरे वर्ल्ड के पिछले 6 महीने में जितने भी साइक्लोन, जितने भी चक्रवर्ती तूफान आए हैं, उनकी स्लाइड प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हो सका है, इस वजह से आज उस स्लाइड को प्रोवाइड नहीं कराया जा सक रहा है। इसे करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आपको करंट अफेयर के किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन के बाद आपके मन में कोई अन्य प्रश्न उठता है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हुए पूछ सकते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, पहली निजी कंपनी का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। पहली निजी कंपनी जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है, ये कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। और स्पेस एक्स के जो फाउंडर हैं, स्पेस एक्स के सीईओ हैं, ये हैं एलन मस्क। एलन मस्क स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसने स्पेस क्राफ्ट का यूज किया और एक रॉकेट का यूज किया अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। पहले 2 अंतरिक्ष यात्री इस प्राइवेट कंपनी ने भेजे हैं। इनका नाम है रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हर्ले। इन दोनों को स्पेस एक्स ने जिस स्पेस क्राफ्ट के थ्रू भेजा, ये स्पेस क्राफ्ट का नाम था ड्रैगन। अब ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का नाम है, लेकिन ड्रैगन को किसके थ्रू भेजा गया? इसको रॉकेट के थ्रू भेजा जाएगा। तो जिस रॉकेट का यूज किया गया ड्रैगन को भेजने के लिए, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को भेजने के लिए जिस रॉकेट का यूज किया गया, इस रॉकेट का नाम था फल्कॉन 9। यानी कि फल्कॉन 9 रॉकेट से स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन की मदद से 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हर्ले को स्पेस एक्स कंपनी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी कोई किसी का अंतरिक्ष घूमने जाने का मन है, जैसे लोग घूमने जाते हैं हमारे इंडिया में, केरला जाते हैं, अंडमान निकोबार जाते हैं घूमने के लिए, उसी तरीके से अगर किसी को स्पेस में घूमने का मन है तो वो स्पेस एक्स कंपनी से संपर्क कर सकती है। अगर अब हम बात करें कि कौन कौन अभी तक जा चुका है, तो अगर पहला कोई जानवर जो स्पेस भेजा गया था, ये थी फ्रूट फ्लाई का पूरा एक ग्रुप। फ्रूट फ्लाई का पूरा एक ग्रुप 1947 में अमेरिका ने इसे स्पेस में भेजा था। और लेकिन फ्रूट फ्लाई क्या, ये मैमल्स तो हुए नहीं। तो अगर मैमल की बात करें तो सबसे पहले डॉग, कुत्ते को भेजा गया जो है स्पेस क्राफ्ट के थ्रू। इसका नाम था लाइका, कुत्ते का नाम था लाइका, और इसको स्पेस में भेजा था रशिया ने। फ्रूट फ्लाई सबसे पहला एनिमल या जानवर कह लें जिसे अमेरिका ने भेजा 1947 में। लाइका डॉग, कुत्ता, जो कि मैमल्स का अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मैमल्स को भेजा रशिया ने 1957 में, यानी कि ठीक 10 साल बाद। अगर ह्यूमन की बात करें, सबसे पहला इंसान कौन गया स्पेस में, तो यूरी गगरीन। ये 1961 में रशियन थे, इन्हें भी रशिया द्वारा भेजा गया था। यूरी गगरीन पहले इंसान थे जो कि स्पेस में भेजे गए थे। और प्राइवेट कंपनी द्वारा जो 2 लोगों को भेजा गया स्पेस में, रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हर्ले हैं, इनको स्पेस एक्स कंपनी ने भेजा। हमारी स्पेस एजेंसी जो है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो चेयरमैन है वो के सिवन है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो अभी 2 मिशन पे तेजी के साथ कार्य कर रहा है। आदित्य L1, जिसको इसरो की जो प्रोजेक्ट के अनुसार उसे इसी साल लॉन्च होना है, आदित्य L1 को 2020 में लॉन्च होना है। और मंगलयान 2 यानी मार्स मिशन 2 को लॉन्च करेगा भारत 2024 में इसरो की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 तक मत्स्य मंत्रालय के अनुसार भारत का मछली उत्पादन लक्ष्य क्या है? 2024-25 तक मत्स्य मंत्रालय के अनुसार भारत का मछली उत्पादन का जो लक्ष्य है, ये है 220 लाख मैट्रिक टन। भारत 2024-25 तक 220 लाख मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखता है। भारत का जो मछली उत्पादन में रैंक है, ये पूरे वर्ल्ड में भारत 4थी रैंक पे है। भारत मछली का एक्सपोर्ट भी करता है। अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने
कोविड-19 से उभरने के लिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको उभरने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उस 20 लाख करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है और इस 1 लाख करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए दिया गया है फिशरीज को। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है और इन्हीं का इस्तेमाल करके 220 लाख मैट्रिक टन मछली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हमारे कृषि मंत्री गिरिराज सिंह हैं। और अगर हम बात करें कुछ और, तो भारत ने 700 मैट्रिक टन कोयला प्रोडक्शन का लक्ष्य टारगेट सेट किया है इस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत ने कोयला प्रोडक्शन का जो टारगेट सेट किया है ये 700 मैट्रिक टन का है, जबकि इसको 700 मैट्रिक टन से बढ़ा के 1 बिलियन टन करने का लक्ष्य है भारत का कोयला प्रोडक्शन को 2024 तक। अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत 700 मैट्रिक टन कोयला प्रोडक्शन का लक्ष्य सेट किया गया है भारत द्वारा और 1 बिलियन टन कोयला प्रोडक्शन का जो लक्ष्य है भारत का ये है 2024 तक का। अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 जो कि बीत गया, 31 मार्च 2020 को फाइनेंशियल ईयर 2020 खत्म हो गया। इस दौरान भारत ने जो लक्ष्य सेट किया था वो था 660 मैट्रिक टन कोयले के उत्पादन का, लेकिन भारत इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि लॉकडाउन की संभावना बनी और भारत 606 मिलियन मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन भारत ने किया है 2020 में। भारत ने एक और लक्ष्य सेट किया है कि मलेरिया को भारत से 2030 तक एलिमिनेट करने का भारत ने लक्ष्य सेट किया है। हमारे कृषि मंत्री गिरिराज सिंह हैं। 2024-25 तक मत्स्य मंत्रालय द्वारा 220 लाख मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य सेट किया गया। भारत मछली उत्पादन में भारत की चौथी रैंक है, जबकि एक्वाकल्चर में भारत की पूरे वर्ल्ड में दूसरी रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जो मछुआरों के क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हिस्सा था उस योजना का नाम है स्वात सागर। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के अंतर्गत स्वात सागर की घोषणा की गई थी और इस प्रधानमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के अंतर्गत पहली बार जो मत्स्य फिशरीज मैन थे उनके फिशिंग वेसल का जो है किया गया इंश्योरेंस। फिशिंग वेसल जिसमें वो मछली पकड़ने के बाद रखते हैं, ये एक छोटी मछलियाँ, मतलब इतनी कम मछलियाँ तो पकड़ते नहीं हैं, इनके जो वेसल होते हैं ये लाखों रुपए में आते हैं, तो उनके इंश्योरेंस की भी घोषणा की गई थी स्वात सागर के अंतर्गत। और सागर मित्र योजना भी फिशरीज सेक्टर से ही रिलेटेड है। भारत पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्मान योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, इनकी जो फिशिंग वेसल थी जिसमें मछली को पकड़ने के बाद ये उसमें मछली को रखते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट पकड़ने के तुरंत बाद तो ये कर नहीं सकते, तो कुछ दिनों तक रखना पड़ता है और ये मछली इतनी कम मात्रा में होती नहीं, ये वेसल बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनका जो मूल्य होता है ये लाखों में होता है। तो इसके इंश्योरेंस की भी घोषणा स्वात सागर के अंतर्गत की गई थी और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही वेसल का भी किया गया था इंश्योरेंस और साथ ही साथ बायो टॉयलेट, जितने इनके मकान हैं उनको बायो टॉयलेट से जोड़ा गया था, क्योंकि इनके जो रहने का स्थान होता है, जो फिशरमैन होते हैं इनके रहने के स्थान कहाँ होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, तो इनको बायो टॉयलेट प्रोवाइड कराया गया था जिससे समुद्र में गंदगी भी कम पहुँचे और साथ ही साथ इनके घरों को समुद्र के किनारे रहने के अनुकूल के अनुसार साइंटिफिक विधि से बनाने के लिए ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वात सागर योजना को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली मंत्रालय के तहत किस संगठन ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीमित नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी के साथ रुपए 22,000 करोड़ के जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। 22,000 करोड़ रुपए से जल विद्युत परियोजना का जो समझौता हुआ है, ये समझौता हुआ है मध्य प्रदेश सरकार की नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी और पावर फाइनेंस कंपनी के साथ। पावर फाइनेंस कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार की जो समिति है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट, इन दोनों ने 22,000 रुपये करोड़ की जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत
मध्य प्रदेश राज्य में 225 मेगावाट की हाइड्रोलिटिक बिजली का उत्पादन होगा। जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन और एमडी रविंद्र सिंह ढिल्लन हैं। एनटीपीसी और ओएनजीसी के बीच भी समझौता हुआ है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इसने ओएनजीसी से समझौता किया है। क्या समझौता है कि ये लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि एनटीपीसी और ओएनजीसी दोनों मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसको मैं पहले क्वेश्चन के दौरान करा चुका हूं कि एनटीपीसी का किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो उसका आंसर ओएनजीसी था। यहाँ पे मैं उसको वन लाइनर फॉर्म में आपको जब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात आई तो वहाँ पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो ओएनजीसी और एनटीपीसी के बीच जो समझौता हुआ है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और ट्राइफेड के सहयोग से वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 का आयोजन किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ट्राइफेड और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मिलकर ट्राइबल पीपुल के लिए वन धन योजना नाम से वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अधीन कार्य करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्राइफेड और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इन तीनों ने मिलकर ट्राइबल पीपुल के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया। इसके अंतर्गत कोविड-19 के खत्म होने के बाद जो हमारे ट्राइबल पीपुल हैं इनके इनकम को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों पर चर्चा हुई। अगर बात करें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर की, तो ये हैं हर्षवर्धन सिंह, और हमारे मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं अर्जुन मुंडा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं और उप सीएम यहाँ के सचिन पायलट हैं। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। ट्राइफेड ने अभी हाल में ही आर्ट ऑफ लिविंग एनजीओ जो है उसके साथ एक समझौता किया है, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के उत्थान के लिए दोनों मिलकर ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग मिलकर कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ट्राइफेड और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राजस्थान सरकार ने वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने ट्राइबल पीपुल के इनकम को बढ़ाने के वैज्ञानिक तरीकों पर चर्चा हुई कि जब कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो ट्राइबल पीपुल के इनकम को कैसे बढ़ाया जाएगा। ये ट्राइबल पीपुल ज़्यादातर वनों में रहते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो एसटी होते हैं उन्हीं के उत्थान के लिए ट्राइफेड है। ट्राइफेड कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भुगतान बैंक का नाम बताइए जिसने किसानों एमएसएमई के लिए एक विशेष प्रकार का भुगतान समाधान संपर्क रहित भुगतान विकसित करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है। मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है ताकि वो किसानों को और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि जो छोटे उद्योग करता है उनके लिए एक संपर्क रहित भुगतान प्रणाली को विकसित कर सकें। क्या है ये संपर्क रहित भुगतान प्रणाली? अभी कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार WHO और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताई जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, तो इसके लिए ही एक संपर्क रहित भुगतान प्रणाली की बात हो रही है। संपर्क रहित भुगतान प्रणाली क्या है? आपको भुगतान चाहिए तो आप जाओगे, आपको बार कोड प्रोवाइड कराया जाएगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन से उस बार कोड को स्कैन करोगे तो आपके पास एक डिटेल आ जाएगी। अब उसमें आप अपने पैसे को डालोगे तो एटीएम अपने आप पैसे को निकाल देगा। तो आप एटीएम को बिना टच किए सिर्फ पैसे को टच करते हुए पैसे को निकाल सकते हो। गए आप एटीएम में एक बार कोड पहले से होगा, उस बार कोड को आप स्कैन करोगे अपने फ़ोन से, तो आपका वो बार कोड को जब स्कैन करोगे तो आपके पास और सारी डिटेल आ जाएगी। आपका फ़ोन नंबर सेम फ़ोन नंबर से स्कैन करना होगा जो कि बैंक के साथ दर्ज होगा। तो फिर आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा कि आप कितने पैसे निकालना चाहते हो। आप उसमें पैसे फिल करके ओके करोगे तो फिर एटीएम पैसे निकाल देगा। अब आप एटीएम को छुओगे भी नहीं और डायरेक्ट आप पैसे पा जाओगे। ऐसा कर रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक, जिससे किसानों और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लोग कार्य कर सकें। एक्सिस बैंक भी कॉन्टैक्टलेस
एटीएम लगाने के लिए कार्य लगातार कर रहा है। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके एमडी और सीईओ अनुव्रत विश्वास हैं। जबकि मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके चेयरमैन अजय पाल सिंह बग्गा हैं इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में 15,128 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है? तमिलनाडु सरकार ने 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव के साथ ही कई विदेशी कंपनियों ने भारत में स्थानांतरित होने का फैसला लिया है। क्या है कि चाइना से कोविड-19 फैला तो कई सारी कंपनियां चाइना से भारत आने की एक कोशिश कर रही हैं, मतलब कि वो भारत में अपने बिजनेस को सेट करना चाह रही हैं। इन्हीं कंपनियों को तमिलनाडु में आकर्षित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 17 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, यानी कि इन कंपनियों को तमिलनाडु में सेटअप करने में खूब सारी आसानी हो और रूल रेगुलेशन ऐसे बने कि ये जल्द से जल्द वहाँ पे सेटअप अपना लगा सकें। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने 17 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे तमिलनाडु सरकार को ये उम्मीद है कि लगभग 50,000 लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, वहाँ के सीएम एडापडी पलनीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने आम विभाग के साथ आम किसानों को समर्थन देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कर्नाटका सरकार ने आम किसानों को समर्थन देने के लिए, जो आम किसान है जो आम की फसल को उगाते हैं और साल के दौरान इसको गर्मियों के सीजन में आम बेचा जाता है, लॉकडाउन की वजह से मार्केट वगैरह बंद है, तो फ्लिपकार्ट के जरिए कर्नाटक सरकार बोल रही है कि जो कर्नाटक के आम हैं उन्हें फ्लिपकार्ट के जरिए कर्नाटक के लोग या फिर पूरे इंडिया के लोग कहीं पे भी खरीद सकते हैं। इसीलिए कर्नाटक सरकार ने फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। अल्फांसो आम का जो क्षेत्र है, अल्फांसो आम को जीआई टैग तो महाराष्ट्र के लिए मिला है, लेकिन अल्फांसो आम की अच्छी फसल कर्नाटक में भी पैदा होती है और अल्फांसो आम उत्कृष्ट आम की वैरायटी में से एक है। तो सिर्फ अल्फांसो आम नहीं, जितने भी कर्नाटक में वैरायटी के आम हैं सभी के लिए कर्नाटक सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। और बिहार सरकार ने, जो बिहार में 2 जीआई टैग प्राप्त है, एक जर्दालू आम जो कि भागलपुर का है और शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर की है, इसको पूरे इंडिया में पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस के साथ समझौता किया है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के जरिए बिहार सरकार जर्दालू आम और शाही लीची को पूरे इंडिया में बेचेगी। लॉकडाउन की वजह से इन सारी फसलों को बेचने में किसानों को प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से अलग अलग राज्यों की सरकारों द्वारा अलग अलग संस्थानों के साथ एक समझौता किया जा रहा है ताकि किसानों के फसलों को आसानी से बेचा जा सके। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं जो कि भाजपा पार्टी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी अवधि के लिए तत्सई इंग-वेन को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तत्सई इंग-वेन को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक मछली निर्यात करने वाले राष्ट्र में भारत की रैंक क्या है? विश्व में सबसे अधिक मछली निर्यात करने वाले देशों में भारत की 4थी रैंक है और चाइना इसमें प्रथम स्थान पे है। लेकिन अगर हम एक्वाकल्चर की बात करें, एक्वाकल्चर के अंतर्गत सिर्फ फिशरीज नहीं आता, उसमें फिशरीज यानी मछली पालन, क्रस्टेशियन का पालन, मोलस्क का पालन, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे सिंघाड़ा वगैरह, एल्गी, सिंघाड़ा, ये सब एक्वाकल्चर में आ जाते हैं। देखे होंगे कई लोग केकड़ा खाते हैं तो वो क्रस्टेशियन हो गए, फिशरीज मछली हो गए, मोलस्क हो गए और एक्वेटिक प्लांट हो गए, सिंघाड़ा, एल्गी हो गया, ये सब एक्वाकल्चर के अंतर्गत आता है। तो अगर हम पूरे एक्वाकल्चर की बात करेंगे तो इसमें भारत की रैंक पूरे विश्व में दूसरा है। एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में भारत की रैंक दूसरी है और चाइना इसमें प्रथम पे है। और अगर हम फिशरीज की बात करेंगे तो फिशरीज में भारत की 4थी रैंक है पूरे विश्व में और चाइना फिशरीज में भी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए एस्टरडर्म की इटार्गो BV का अधिग्रहण किया है? एस्टरडर्म इटार्गो VB का अधिग्रहण किया है भारत की ओला इलेक्ट्रिक ने। भारत की ओला इलेक्ट्रिक के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं भावेश अग्रवाल। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। जो ओला एक है जिसको हम बुक करते हैं ओला
और उससे आते जाते हैं, वो अब अपना परिवहन, अपना 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने की योजना के तहत ओला ने नीदरलैंड की इटार्गो BV कंपनी का 100% अधिग्रहण कर लिया है, 100% अधिग्रहण कर लिया है ओला ने नीदरलैंड की इटार्गो का। जो नीदरलैंड की इटार्गो कंपनी है, ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है और इटार्गो BV ने इनोवेशन, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के लिए कई सारे अवार्ड जीते हैं। तो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने के लिए एम्स्टर्डम इटार्गो BV का अधिग्रहण ओला इलेक्ट्रिक ने की है। यही ओला है जो कि हम बुक करते हैं अपने आने जाने की सुविधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 50% हिस्सेदारी किस राज्य सरकार को बेचने की मंजूरी दी है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 50% हिस्सेदारी बेचने की जो मंजूरी दी है, ये गुजरात सरकार को दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये भारत की बुनियादी ढांचा की एक वित्त कंपनी है। इस समय यह कंपनी दिवालिया होने के कगार पे है, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इस कंपनी को के 50% शेयर को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है गुजरात सरकार को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जबकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के CM विजय रूपानी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द इकाब बाग नाम की नई ऑनलाइन बाल पुस्तक का विमोचन किसने किया? द इकाब बाग नाम की जो ऑनलाइन पुस्तक है नई, इसका विमोचन किया है JK राउलिंग ने। JK राउलिंग की जो सबसे फेमस बुक है ये हैरी पॉटर है। हैरी पॉटर के लेखक JK राउलिंग ही हैं। लॉकडाउन के दौरान, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान द इकाब बाग नामक बच्चों के लिए ऑनलाइन पुस्तक का विमोचन किया है JK राउलिंग ने। और इनकी सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है? हैरी पॉटर। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित मुमताज हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? मुमताज हुसैन उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। इनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये हैदराबाद तेलंगाना से संबंधित थे और इन्हें 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो मुमताज हुसैन उर्दू भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे और 2007 में इन्हें प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक स्टैनली हो का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते थे? उनके नाम में किंग पिंग था, मतलब इन्हें कसिनो किंग पिंग बोलते थे। ये जो स्टैनली हो थे, ये एशिया के जो टॉप अमीर लोग हैं उनमें से एक हैं और इन्हें कसिनो किंग पिंग बोलते थे। कसिनो में होता है जुआ, यानी कि स्टैनली हो को जुआ का राजा बोला जाता था। किंग पिंग मीन्स कि ये जुआ के राजा थे, कसिनो किंग पिंग थे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और एक अनाउंसमेंट ये है कि शिवान सर कल आप लोगों के लिए करंट अफेयर, जो बच्चे मैगजीन से करंट अफेयर पढ़ते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं कि कई सारी मैगजीन, क्रॉनिकल, समसामयिकी, प्रतियोगिता दर्पण, सक्सेस मिरर, कई सारी मैगजीनों को के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उनका एक वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए। और आप सभी अपने जो फ्रेंड मैगजीन के थ्रू करंट अफेयर पढ़ते हैं उनको इन्फॉर्म करिए कि उस वीडियो के थ्रू वो अपने करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।